वेलकम स्टूडेंट्स, अप्लाइड फिजिक्स 2 की क्लास में आज हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। एमसीक्यू ये टेस्ट सीरीज है। टेस्ट सीरीज के पहले दूसरे पार्ट करा दिए गए हैं, ये तीसरा पार्ट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं टेस्ट सीरीज 3 अप्लाइड फिजिक्स 2 की। तो ये इसमें हमारे सभी चैप्टर्स लगभग इंक्लूड होंगे। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ लेजर। लेजर का पूरा नाम क्या है या पूरा रूप क्या है? तो ऑप्शंस हैं, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, रेडिएशंस लिख दिया है, रेडिएशन होना चाहिए। विकिरण के उद्दीपित उत्सर्जन द्वारा प्रकाश का प्रवर्धन, माइक्रोवेव एम्प्लीफिकेशन ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, विकिरण के उद्दीपित उत्सर्जन द्वारा सूक्ष्म तरंगों का प्रवर्धन, बोथ ऑफ एबव, ऑप्शन डी नन ऑफ एबव, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहां पर लेजर में हम देख रहे हैं एल से स्टार्ट होता है, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। तो ये ए ऑप्शन ही करेक्ट आंसर है। और बी वाला मेजर यानी माइक्रोवेव एम्प्लीफिकेशन, ये मेजर इसका शॉर्ट फॉर्म है। तो ये ऑप्शन ए यहां पर करेक्ट है। तो स्टूडेंट्स को ये पूरा नाम याद करना पड़ेगा, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, यानी विकिरण के उद्दीपित उत्सर्जन द्वारा प्रकाश का प्रवर्धन। क्योंकि इसमें नाम इंटरचेंज करके ऑप्शंस दिया जा सकता है और फिर उसमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो जब तक ये लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन नहीं याद रहेगा, तब तक इस क्वेश्चन का सही आंसर नहीं कर पाएंगे। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन हमारा, व्हाट डज द एक्रोनिम मेजर स्टैंड्स फॉर, नहीं यानी मेजर का पूरा नाम क्या है। तो मेजर किस लिए स्टैंड है, ऑप्शंस वही सारे हैं। तो यहां पर बी ऑप्शन हम देख रहे हैं करेक्ट है, माइक्रोवेव एम्प्लीफिकेशन ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। तो बी ऑप्शन माइक्रोवेव एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, विकिरण के उद्दीपित उत्सर्जन द्वारा सूक्ष्म तरंगों का प्रवर्धन, ये सही आंसर है। तो मेजर में एम का मतलब माइक्रोवेव, ए का मतलब एम्प्लीफिकेशन और बाई एस का मतलब स्टिमुलेटेड एमिशन, ई का मतलब एमिशन, एस स्टिमुलेटेड, ई एमिशन और ऑफ यहां पर रहेगा और आर का मतलब रेडिएशन। इस तरह से ये मेजर माइक्रोवेव एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन या विकिरण के उद्दीपित उत्सर्जन द्वारा सूक्ष्म तरंगों का प्रवर्धन, ये आंसर करेक्ट है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, यानी चालक का की प्रतिरोधकता बढ़ाने पर, तापमान बढ़ाने पर क्या होती है। तो चालक की प्रतिरोधकता या विशेष प्रतिरोध तापमान बढ़ाने पर, यानी चालक का तापमान बढ़ाने पर क्या होता है, डिक्रीजेस घटती है, बी इंक्रीजेस बढ़ती है, बोथ ऑफ एबव दोनों, नन ऑफ एबव कोई नहीं। तो इन्हीं दोनों में से कोई एक ऑप्शन है। तो हम जानते हैं कि किसी भी कंडक्टर के लिए R2 हम लिखते हैं, रेजिस्टेंस साइड टेम्परेचर T2। तो दो टेम्परेचर हैं T1 और T2। T1 पर हमारा जो वायर है इसका रेजिस्टेंस R1 है और T2 टेम्परेचर पर R2 है। तो R2 और R1 में क्या रिलेशन होता है, R2 इक्वल टू R1 1 प्लस अल्फा डेल्टा T, जहां डेल्टा T क्या है, T2 माइनस T1, ये डेल्टा T है। तो इस तरह से जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे मेटल का जो या कंडक्टर का रेजिस्टेंस है वो बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि अल्फा हमेशा पॉजिटिव होता है मेटल के लिए। ये जो अल्फा है ये पॉजिटिव होता है, तो ये भी पॉजिटिव रहेगा, डेल्टा टी भी। और इस तरह से रेजिस्टेंस मेटल का तापमान बढ़ाने से बढ़ता है। तो किसी भी मेटल या कंडक्टर का तापमान मेटल का बढ़ाएंगे तो उसके प्रतिरोध का मान बढ़ता चला जाता है। नेक्स्ट पर आते हैं, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर रेजिस्टिविटी ऑफ और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर, यानी तापमान बढ़ाने पर अर्धचालक की प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है। ऑप्शंस वही है, डिक्रीजेस घटती है, इंक्रीजेस बढ़ती है, बोथ ऑफ एबव उपरोक्त दोनों, नन ऑफ एबव उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सेमीकंडक्टर मेटल के उल्टा बिहेव करते हैं, तो इनका टेम्परेचर बढ़ाने से इनकी प्रतिरोधकता यानी विशेष प्रतिरोध घटता है, डिक्रीजेस।
तो R2 इक्वल टू R1 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। इस फार्मूले में डिक्रीज करने वाली क्वांटिटी क्या है? ये तो टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे डेल्टा टी बढ़ेगा, तो डिक्रीज करने वाला अल्फा, यानी अल्फा नेगेटिव होना चाहिए, तभी ये हमारा रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगा। तो इस तरह से किसी भी सेमीकंडक्टर का तापमान बढ़ाने से उसमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन और होल पेयर जनरेट हो जाते हैं ऊष्मीय ऊर्जा के कारण, और हमारे सेमीकंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो कम हो जाता है, यानी मुक्त इलेक्ट्रॉनों और होल्स की संख्या बढ़ने से रेजिस्टेंस का मान घटता चला जाता है सेमीकंडक्टर में। क्वेश्चन 5, 1 HP इक्वल टू, यानी एक अश्वशक्ति जिसको HP शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, हॉर्स पावर या अश्वशक्ति बराबर होता है, कितने के बराबर होता है? 746 वाट, 746 किलोवाट, 74.6 किलोवाट, नन ऑफ एबव और नन ऑफ दीज, यानी उनमें से कोई नहीं। तो 1 हॉर्स पावर जो होता है 746 वाट यानी 746 वाट के बराबर होता है। ये हम अपना जो मोटर आता है उसकी स्ट्रेंथ को मेजर किया जाता है, मोटर की पावर को। तो 1 हॉर्स पावर 746 वाट हो गया, और इस तरह से अगर 5 हॉर्स पावर की मोटर है तो 746 इंटू 5, तो इसके इतने वाट के बराबर ये इसका जो स्ट्रेंथ है वो वाट में आ गया। हॉर्स पावर को वाट में इसी तरह से हम बदलेंगे। क्वेश्चन 6, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रॉपर्टी ऑफ लेजर? निम्न में से कौन सा लेजर का गुण है? तो ऑप्शंस हैं हाईली डायरेक्शनल उच्च दिशात्मक, हाईली इंटेंस उच्च तीव्रता, कोहेरेंस यानी कला संबद्धता, ऑल ऑफ एबव। तो हम जानते हैं लेजर में सारे गुण हैं। हाईली डायरेक्शनल है, यानी एक ही दिशा में लेजर लाइट चलती चली जाएगी, इसमें स्प्रेडिंग बहुत कम होती है। तो लेजर लाइट विदाउट स्प्रेडिंग लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करती है। हाईली इंटेंस, चूंकि ये बिना फैले हुए चलती है तो सारे फोटॉन एक ही जगह पर ट्रेवल करते हुए चलते चले जाएंगे सीधे। तो जहां पर ये लेजर फॉल करेगी वहां बहुत हाई तीव्रता या इंटेंसिटी होगी, फोटॉन्स की संख्या अत्यधिक होगी, इसलिए इंटेंसिटी हाई होगी। कोहेरेंस कला संबद्धता, चूंकि स्टिमुलेटेड एमिशन से यानी उद्दीपित उत्सर्जन से ही हमारी लेजर जनरेट होती है, तो इसलिए जो लेजर लाइट है वो पूरी तरह से पूर्णतया कला संबद्ध होती है। तो ये तीनों प्रॉपर्टी सही है। हाईली डायरेक्शनल, हाईली इंटेंस, हाईली कोहेरेंस एंड हाईली मोनोक्रोमेटिक। जानकारी के लिए बताया जा रहा है हाईली मोनोक्रोमेटिक यानी एक वर्णी हमारा लेजर हाईली मोनोक्रोमेटिक भी होता है, यानी एक वर्णी होता है। तो ऑल ऑफ एबव उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 7, व्हिच ऑफ फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑप्टिकल पंपिंग? निम्न में से कौन सा प्रकाशिक पंपिंग का उदाहरण है? तो निम्न में से कौन सा प्रकाशिक पंपिंग का उदाहरण है? हम जानते हैं लेजर में पॉपुलेशन इन्वर्जन यानी जनसंख्या व्युत्क्रमण अचीव करने के लिए और मेंटेन रखने के लिए जिस सोर्स का यूज होता है एनर्जी सोर्स को, उसको कहते हैं पंपिंग सोर्स। और जो पंपिंग सोर्स होते हैं वो कई तरह के होते हैं। तो ऑप्टिकल पंपिंग यानी प्रकाशिक पंपिंग किस लेजर में यूज होता है? रूबी लेजर, हीलियम नियॉन लेजर, बोथ ऑफ एबव, नन ऑफ एबव। तो जो हमारा ऑप्टिकल पंपिंग है वो रूबी लेजर में यूज होता है। तो रूबी लेजर में जीनॉन फ्लैश लैंप होता है, जीनॉन गैस भरी होती है फ्लैश लैंप में। तो जीनॉन फ्लैश लैंप का यूज हम रूबी लेजर में करते हैं एज ए पंपिंग सोर्स, यानी ऑप्टिकल पंपिंग ये होती है। हीलियम नियॉन लेजर में इलेक्ट्रिकल पंपिंग होती है। तो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज यानी हाई वोल्टेज से हम कनेक्ट करेंगे तो इलेक्ट्रिकल पंपिंग होती है, हाई वोल्टेज सोर्स। क्वेश्चन 8, इन व्हिच टाइप ऑफ एमिशन 2 आइडेंटिकल फोटॉन्स आर इमिटेड? निम्न में से किस प्रकार के उत्सर्जन में 2 समान फोटॉन उत्सर्जित होते हैं? तो जो एमिशन है जिसमें 2 आइडेंटिकल या एक समान फोटॉन उत्सर्जित होते हैं वो ऑप्शंस स्पॉन्टेनियस एमिशन स्वतः उत्सर्जन, स्पॉन्टेनियस एब्जॉर्प्शन स्वतः अवशोषण, स्टिमुलेटेड एमिशन उद्दीपित उत्सर्जन, नन ऑफ एबव कोई नहीं। तो यहां पर स्पॉन्टेनियस एमिशन स्वतः उत्सर्जन, इससे 1 फोटॉन उत्सर्जित होता है। तो ये 1 फोटॉन उत्सर्जित करता है स्पॉन्टेनियस एमिशन।
स्पॉन्टेनियस एब्जॉर्प्शन, ये कोई प्रोसेस नहीं है। स्टिमुलेटेड इमिशन, इससे 2 फोटान उत्सर्जित होते हैं, ये 2 फोटान उत्सर्जित करने का प्रोसेस हो गया। 1 फोटान ये अवशोषित करता है और 2 फोटान उत्सर्जित होते हैं इस प्रक्रिया में। तो ये जो फोटान उत्सर्जित होंगे स्टिमुलेटेड इमिशन से वो एग्जैक्टली सिमिलर होंगे यानी आइडेंटिकल होंगे। तो ये 8 का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, मल्टीमोड स्टेप इंडेक्स फाइबर हैज लार्ज कोर डायमीटर ऑफ रेंज इज, यानी मल्टीमोड ऑप्टिकल फाइबर स्टेप इंडेक्स फाइबर में जो बड़ा कोर होता है, कोर का व्यास क्या होता है? मल्टीमोड ऑप्टिकल फाइबर में जो कोर का डायमीटर रखा जाता है वो किस ऑर्डर का रखा जाता है? यहां पर 100 to 300 नैनोमीटर, सेकंड ऑप्शन 100 to 300 माइक्रोमीटर, 100 to 300 मिलीमीटर या 100 to 300 मीटर। तो जो कोर और क्लैडिंग ये सब ऑप्टिकल फाइबर में रखे जाते हैं उनका जो डायमीटर होता है, डायमीटर हमेशा माइक्रोमीटर में होता है। तो यहां पर बी ऑप्शन देख लेंगे माइक्रोमीटर, ये 100 to 300 माइक्रोमीटर ये राइट आंसर है। तो हमारा जो ऑप्टिकल फाइबर है इसमें यह ध्यान रखेंगे जो भी डायमीटर मेजर होता है वो सब माइक्रोमीटर में होता है। क्वेश्चन 10, सुपर कंडक्टिंग मटेरियल्स आर परफेक्टली, यानी अतिचालक पदार्थ पूर्णतया होते हैं। तो सुपर कंडक्टिंग मटेरियल क्या क्या होते हैं? फेरोमैग्नेटिक, लौह चुंबकीय, डायामैग्नेटिक, प्रतिचुंबकीय, पैरामैग्नेटिक, अनुचुंबकीय, आलाफ एबव, उपरोक्त सभी। सुपर कंडक्टिंग मटेरियल एक्चुअल में आइडियली डायामैग्नेटिक होते हैं, यानी आदर्श प्रतिचुंबकीय मटेरियल होते हैं, यानी सुपर कंडक्टिंग मटेरियल है। इसको चुंबकीय क्षेत्र में रखें तो जो मैग्नेटिक लाइंस हैं वो बेंड होकर चली जाती हैं, इस चुंबकीय क्षेत्र का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं सुपर कंडक्टर को क्रॉस नहीं कर पाती और ये बेंड होके बाहर बाहर चली जाती हैं। तो इस तरह से जो हमारा सुपर कंडक्टर है इसके अंदर चुंबकीय बल रेखाएं प्रवेश न करने के कारण इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र है इसके अंदर 0 होगा। तो सुपर कंडक्टर आइडियल डायामैग्नेटिक यानी आदर्श प्रतिचुंबकीय पदार्थ की भांति व्यवहार करता है। और जब हम इस अपने सुपर कंडक्टर को फिर से कंडक्टर बना लेंगे, यानी इसको गर्म करके कंडक्टर बना लेंगे, तो ये हमारा फिर से ये कंडक्टर बन जाएगा और इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड 0 होने की घटना थी वो खत्म हो जाएगी। तो इस तरह से ये हमारा सुपर कंडक्टर डायामैग्नेटिक है, कंडक्टर डायामैग्नेटिक नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, टाइम कांस्टेंट इज रिप्रेजेंटेड बाई, समय नियतांक प्रदर्शित किया जाता है। तो ये चार्जिंग का क्वेश्चन है, कैपेसिटर की चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग में जो समय नियतांक होता है वो टॉ होता है। टॉ किससे लिखा जाता है? आर सी और सी आर से लिखा जाता है। सी कैपेसिटेंस है हमारे कैपेसिटर की और आर रेजिस्टेंस है जिसके थ्रू कैपेसिटर चार्ज होता है। तो आर सी कॉम्बिनेशन चार्जिंग के समय होता है। तो ये आर है, ये सी है और हम इसको एक बैटरी से जोड़ देते हैं चार्जिंग के समय, प्लस माइनस। तो ये आर सी जो होता है सर्किट में यही टाइम कांस्टेंट कहलाता है। तो ये बी ऑप्शन यहां पर सही है, आर सी इज टाइम कांस्टेंट यानी समय नियतांक। क्वेश्चन 12, ए लाइट बल्ब ड्रॉज 3 मिली एम्पियर करंट व्हेन द वोल्टेज अक्रॉस इट इज 240 वोल्ट, द रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब इज। एक लाइट बल्ब 300 मिली एम्पियर की धारा ड्रॉ करता है जब उसके आर पार वोल्टेज 240 वोल्ट का होता है। तो बल्ब का प्रतिरोध कितना होगा? तो बल्ब में जो हमारी करंट फ्लो हो रही है वो देखते हैं कितनी है। आई का मान 300 मिली एम्पियर और जो वोल्टेज है बल्ब के क्रॉस 240 वोल्ट का वोल्टेज है। तो यहां पर हम जानते हैं R इक्वल टू वी अपान आई, ओम के नियम से 240 वोल्ट अपान धारा कितनी है 300 मिली एम्पियर। मिली एम्पियर का मतलब 10 टू द पावर -3। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये
हमारा रेजिस्टेंस आ जाएगा। आर की वैल्यू यहां पर सॉल्व करेंगे, ये 0.8 आएगा 300 से डिवाइड करने पर, और फिर ये 10⁻³ ऊपर जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 800 ओम। तो 800 ओम, ये सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग रेट्स, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग रेट ऑफ एनी कैपेसिटर डिपेंड्स ऑन, यानी किसी संधारित्र की आवेशन तथा निरावेशन दर निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है? टाइम कांस्टेंट, समय नियतांक, करंट, धारा, पावर, शक्ति, विभव या वोल्टेज। तो ये टाइम कांस्टेंट पर निर्भर करता है, क्योंकि जो भी हमारा चार्जिंग इक्वेशन है इसमें भी देख रहे हैं ये कांस्टेंट है Q0, और जो हमारा इक्वेशन है वो इस तरह से -T/τ। तो ये जो τ है इस पर निर्भर करता है, और इसी तरह से चार्जिंग करंट हमारी जो है वो भी इसी तरह से टाव पर निर्भर करती है। टाव जैसे जैसे चेंज होगा हमारी करंट चेंज हो सकती है। टाव चेंज करने के लिए हम जानते हैं टाइम कांस्टेंट RC या CR इसकी वैल्यू होती है, तो रेजिस्टेंस चेंज करने से टाइम कांस्टेंट चेंज हो जाता है। तो इस तरह से चार्जिंग और डिस्चार्जिंग की जो दर है वो हमारे जो सर्किट है इसके टाइम कांस्टेंट या समय नियतांक पर निर्भर करती है। क्वेश्चन 14, टू रेजिस्टेंसेस ऑफ 20 ohm and 30 ohm are connected in parallel combination, find equivalent resistance, यानी 20 ओम तथा 30 ओम के दो प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, इनका तुल्य प्रतिरोध कितना होगा? तो ये 20 ओम का हो गया, इसके पैरेलल में समांतर क्रम में 30 ओम का रेजिस्टेंस लगा है, तो अब ये तुल्य प्रतिरोध कितना होगा? तो ये 1/RP = 1/R1 प्लस 1/R2 इस फार्मूले से लगेगा। तो इसमें हम 1/20 प्लस 1/30 जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 63 प्लस 2, तो ये हमारा आ गया RP = ये 5/60, इसका रिवर्स हो जाएगा, तो 12 ओम आ गया। तो 12 ओम यहां पर राइट आंसर है, तो 14 का D 12 ओम इस जो हमारा रेजिस्टेंस का पैरेलल कॉम्बिनेशन है यानी समांतर क्रम है उसका तुल्य प्रतिरोध आ गया। क्वेश्चन 15, ए कैपेसिटर इज चार्ज टू 400 वोल्ट थ्रू ए 20 ओम रेजिस्टेंस, कैलकुलेट इनिशियल वैल्यू ऑफ चार्जिंग करंट। एक संधारित्र 400 वोल्ट के वोल्टेज से 20 ओम के प्रतिरोध द्वारा चार्ज किया जाता है, आवेशन धारा का प्रारंभिक मान। तो I0 की वैल्यू E/R होती है। अगर ये ना याद रहे तो हमारी जो इनिशियल चार्जिंग करंट है उसका मान हम देख लेते हैं, Q0/τ ये होता है। Q0 हमारा क्या होगा? EC। Q0 क्या है? EC, और τ क्या है? RC। तो ये C से C कट जाएगा, E/R बचेगा। E कितना है? 400 वोल्ट से हम चार्ज कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, जो रेजिस्टेंस है वो 20 ओम के रेजिस्टेंस के थ्रू चार्ज कर रहे हैं। तो ये 20 एम्पियर की हमारी जो इनिशियल चार्जिंग करंट है उसका मान होगा, यानी प्रारंभिक आवेशन धारा का मान 20 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, 9 पिकोफैरेड कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इज कनेक्टेड विथ 3 वोल्ट बैटरी, फाइंड आउट टोटल चार्ज ऑन कैपेसिटर, यानी 9 पिकोफैरेड धारिता वाला संधारित्र 3 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा है, संधारित्र पर कुल आवेश कितना होगा? तो कुल आवेश हम Q0 = EC इससे निकालेंगे। E का मान कितना है? 3 वोल्ट, और C का मान 9 पिकोफैरेड, 9 × 10⁻12 फैरेड। तो इस तरह से ये कितना आ गया? 27, और फिर इसको पिको ही लिख देंगे। तो इस तरह से ये हमारा इनिशियल चार्ज आ गया कूलाम, 27 पिको कूलाम। तो यहां पर देख रहे हैं पहला ऑप्शन ही सही है, 27 पिको कूलाम चार्ज कैपेसिटर पर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, देयर आर 2 फैंस ऑफ 80 वाट ईच
in a house all runs for 15 hours per day. Electricity or electrical energy consumed by them in a day is. एक घर में 80 वाट के 2 पंखे लगे हैं जो प्रतिदिन 15 घंटे चलते हैं। उनके द्वारा एक दिन में खपत की गई विद्युत ऊर्जा का मान ज्ञात कीजिए। तो कितने यूनिट वो कंज्यूम कर लेंगे, तो इसको निकालने के लिए हम फार्मूला लगाएंगे P इंटू जितनी पावर कंज्यूम हो रही है और टाइम, कितने टाइम तक, P इंटू आवर। तो हम सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा जो एनर्जी खपत है वो kWh में निकल आएगा। पावर को हमें वाट में रखेंगे तो किलोवाट में कंज्यूम इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्योंकि 80 वाट के 2 फैन हैं तो 2 इंटू 80 और कितने घंटे चल रहे हैं, 15 घंटे। और फिर हम इसको किलोवाट में कन्वर्ट करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे। तो इस तरह से हमारा ये kWh में आ जाएगा। अब इसको हमें सॉल्व करना है। सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कट गया और फिर 2 से काटेंगे तो 50 आया और फिर इसके बाद 5 से इसको काट देंगे तो ये 3 10। तो इस तरह से 8 इंटू 3 कितना आ गया, 24/10। तो इस तरह से ये 2.4 किलोवाट आवर। तो ये आंसर आ गया। तो यहां पर हम देख रहे हैं कौन सा ऑप्शन सही है, 17 का C, 2.4 किलोवाट आवर या किलोवाट घंटा। तो ये 2.4 यूनिट बिजली हमारी खर्च हुई इन 2 पंखों से पर डे। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, आउट ऑफ फॉलोइंग विच वन इज एन इंसुलेटिंग मटेरियल। निम्न में से कौन विद्युत रोधी पदार्थ है। तो इंसुलेटिंग मटेरियल यानी विद्युत का प्रवाह नहीं करता है। कॉपर, तांबा ये तो मेटल है। गोल्ड, सोना ये भी मेटल है जो कि विद्युत का प्रवाह करते हैं। सिल्वर ये भी मेटल है। तो लास्ट ऑप्शन पेपर या कागज, तो यही इंसुलेटिंग मटेरियल है, यानी इससे धारा का प्रवाह नहीं होता है। तो पेपर या कागज यहां पर राइट आंसर है, जिससे धारा का प्रवाह नहीं होता है या यह विद्युत रोधी पदार्थ है। बाकी तीनों मेटल्स हैं या धातुएं हैं। क्वेश्चन 19, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज। विद्युत फ्लक्स होता है, क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी, सदिश, स्केलर क्वांटिटी, बोथ ऑफ एबव, नन ऑफ एबव। तो हम जानते हैं ए या बी में से कोई एक आंसर होगा। तो जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है फाई इक्वल टू E डॉट ए। तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, E डॉट ए। हम जानते हैं 2 वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, एक स्केलर होता है। तो ये जो क्वांटिटी निकल के आएगी वो स्केलर क्वांटिटी होगी, यानी अदिश राशि। तो 19 का बी करेक्ट आंसर है। इसको अगर हम एक्सपेंड करें, ई ए कॉस थीटा। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का दोनों फार्मूले वर्किंग में होते हैं। चाहे ये फार्मूला लिखें चाहे ऊपर वाला, दोनों फार्मूले से न्यूमेरिकल सॉल्व किए जाते हैं विद्युत फ्लक्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, विच चार्ज कॉन्फ़िगरेशन प्रोड्यूस ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। निम्न में से कौन सा आवेश एक समान विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो निम्न में से कौन सा आवेश एक समान विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। पॉइंट चार्ज, बिंदु आवेश, इनफाइनाइट यूनिफॉर्म लाइन चार्ज, अनंत एक समान रेखीय आवेश, यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन, एक समान आवेशित अनंत समतल, यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल, एक समान आवेशित गोलीय कोश। यहां पर राइट आंसर क्या है, एक समान आवेशित अनंत चादर या प्लेन, यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन। इसके ये एक समान विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है जहां भी हम ऑब्जर्व करना चाहें। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन टू वेव्स ऑफ सम सेम एम्पलीट्यूड एड कंस्ट्रक्टिवली द इंटेंसिटी बिकम्स। जब समान आयाम की प्रकाश की 2 तरंगे या किरणें संपोषी व्यतिकरण करती हैं तो परिणामी तरंग की तीव्रता क्या होगी। तो समान आयाम के लिए हम जानते हैं आई मैक्स कितना होता है, हमारा जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की इंटेंसिटी है वो क्या है, A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर और के फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तभी ये इंटेंसिटी में कन्वर्ट होगा।
और यहां पर क्या कंडीशन दी हुई है, A1 A2 इक्वल टू A, समान आयाम दिया गया है, तो यहां पर K A प्लस A का होल स्क्वायर यानी 2 हो गया, और 2 का जब स्क्वायर करेंगे तो ये 4K A स्क्वायर। तो जो इनिशियल इंटेंसिटी थी उसका कितना हो गया, 4 गुना, यानी 4 टाइम्स हो गया इंटेंसिटी। तो ये यही आंसर है 21 का C। तो जो परिणामी तरंग की तीव्रता है वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में आएगी। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में I मिनिमम निकालेंगे, I मिनिमम 0 आएगा, हम जानते हैं क्या फार्मूला लगेगा, A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। इस फार्मूले में हम A1 A2 देख रहे हैं बराबर हैं, तो ये सीधे सीधे 0 हो गया। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में 0 आएगा इंटेंसिटी, और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में 4 गुना बढ़ जाएगी हमारे प्रकाश की तीव्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट प्रिंसिपल रेस्पॉन्सिबल फॉर लाइट स्प्रेडिंग और बेंडिंग एज इट पासेस थ्रू नैरो स्लिट, यानी किसी पतले स्लिट से प्रकाश के गुजरने पर फैलाव या मुड़ने की घटना के लिए कौन सा सिद्धांत रिस्पॉन्सिबल है या किस सिद्धांत के कारण होता है। किसी पतले स्लिट से प्रकाश की किरण गुजरने पर फैल जाती है या किनारों पर मुड़ जाती है, तो ये घटना रिफ्लेक्शन परावर्तन नहीं कहलाती। पोलराइजेशन ध्रुवण ये भी नहीं कहलाती है। डिफ्रैक्शन या विवर्तन ये कहलाती है। इंटरफेरेंस व्यतिकरण ये नहीं कहलाती। तो प्रकाश किसी नैरो स्लिट से जब गुजरता है तो ये किनारों पर मुड़ जाता है थोड़ा सा, तो जो प्रकाश के बेंड करने की घटना है ये डिफ्रैक्शन या विवर्तन कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटर वेव्स एंड साउंड वेव्स आर एग्जाम्पल ऑफ, जल तरंगे तथा ध्वनि तरंगे उदाहरण है किसके, ट्रांसवर्स वेव अनुदैर्ध्य तरंग, लॉन्गिट्यूडनल वेव अनुप्रस्थ तरंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विद्युत चुंबकीय, ऑल ऑफ एबव। तो ऑल ऑफ एबव इज रॉन्ग आंसर। जो वाटर वेव्स हैं, साउंड वेव्स हैं, ये हमारी लॉन्गिट्यूडनल यानी अनुदैर्ध्य तरंग होती हैं। तो लॉन्गिट्यूडनल बी ऑप्शन सही है, इसका हिंदी अनुवाद गलत हो गया। तो ये लॉन्गिट्यूडनल हमारी होती है अनुदैर्ध्य तरंग, और ट्रांसवर्स अनुप्रस्थ तरंग। तो जो अनुप्रस्थ तरंगे हैं वो विद्युत चुंबकीय तरंगे भी हैं। तो यहां पर जो आंसर है साउंड वेव एंड वाटर वेव्स, ये सभी लॉन्गिट्यूडनल्स यानी अनुदैर्ध्य तरंगों के एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, अनदर टर्म विच इज यूज्ड फॉर वाइब्रेशन इज कॉल्ड, कंपन के लिए एक अन्य शब्द का प्रयोग किया जाता है जिसे कहा जाता है। तो कंपन के लिए जो शब्द प्रयोग किया जाता है वो क्या कहलाता है, मोशन या गति, नहीं, फेज या कला, नो, ऑसिलेशन या दोलन। तो ये राइट आंसर है। वाइब्रेशन को ही ऑसिलेशन या कंपन को ही दोलन कहते हैं। तो ऑल ऑफ एबव रॉन्ग आंसर हो गया। इस तरह से सी ऑप्शन यहां पर करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, अकॉर्डिंग टू हाइगेंस प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू हाइगेंस प्रिंसिपल लाइट इज ए फॉर्म ऑफ, यानी हाइगेंस के सिद्धांत के अनुसार प्रकाश है। तो हाइगेंस के सिद्धांत के अनुसार प्रकाश है पार्टिकल कण, रेडिएशन विकिरण, रेज किरणें, वेव तरंग। तो हाइगेंस ने प्रकाश को तरंग माना था जो कि किसी काल्पनिक माध्यम ईथर में ट्रैवल करती हैं। तो हाइगेंस ने यहां पर वेव की कल्पना की थी, प्रकाश को एज ए वेव माना था। क्वेश्चन 26 देखते हैं, द डिवाइस विच प्रोड्यूसेस हाईली कोहेरेंट सोर्स इज, अत्यधिक कला संबद्ध प्रकाश या कला संबद्ध प्रकाश उत्पन्न करने वाला उपकरण क्या है। तो अत्यधिक कला संबद्ध प्रकाश उत्पन्न करने वाला उपकरण है फ्रेजनल्स बाइप्रिज्म, फ्रेजनल का द्विप्रिज्म, लेजर, यंग डबल स्लिट, पोलराइड। पोलराइड आंसर रॉन्ग है। ये पोलराइज लाइट प्रोड्यूस करने के लिए यंग डबल स्लिट से कोहेरेंट लाइटें प्रोड्यूस नहीं होती, बल्कि कोहेरेंट रेज यहां पर निकलती हैं, एक ही सोर्स से ये ड्राइव की जाती हैं। तो लेजर हमारा राइट आंसर है। फ्रेजनल बाइप्रिज्म का भी उपयोग इंटरफेरेंस में करते हैं, लेकिन ये कोहेरेंट लाइट प्रोड्यूस करने के लिए हमें हाईली कोहेरेंट लाइट सोर्स नहीं है, ये किसी अन्य सोर्स पर चलता है। तो इस तरह से लेजर एक ऐसा सोर्स है जिससे हमें कोहेरेंट लाइट यानी कला संबद्ध प्रकाश मिलता है। इवन हमारे पास दो अलग अलग लेजर्स हैं, जैसे
2 हीलियम नियॉन लेजर अलग अलग हमने ले लिए, तो उनसे भी जो निकलने वाली लाइटें होंगी वो भी पूरी तरह से कला संबद्ध या पूर्ण कोहेरेंट लाइटें होंगी। तो इस तरह से लेजर हमारा कला संबद्ध प्रकाश स्रोत की भांति काम करता है।